आतंकवादी थे जिनको अज्ञात बंदूकधारियों ने मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान में आतंकवाद अब बेकाबू हो चुका है, इस बात की तस्दीक करते हुए पाकिस्तानी सेना ने की है। पाकिस्तानी सेना बता रही है कि साल 2026 के पहले 7 महीने में पाकिस्तान में 3000 से ज्यादा अधिक आतंकवाद की घटनाएं घटी हैं। सेना ने यह भी बताया है कि इन घटनाओं में 2084 आतंकवादी और लगभग 500 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए हैं। इसमें 28 आत्मघाती हमले शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। वो जगह जितनी मासूम लगती है उतनी मासूम है नहीं। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेसेस इन पाकिस्तान एंड दैट्स सेइंग अ लॉट, क्योंकि पाकिस्तान खुद अपने आप में इतनी खतरनाक जगह है जहां पे जान और माल की कोई हिफाजत नहीं है। पाकिस्तानी भागते रहते हैं जैसे उनका कोई बहुत बड़ा जानवर शिकार कर रहा होगा। और ये स्वात वाला जो इलाका है, इनके स्टेट जो है खैबर पख्तूनख्वा, इनकी प्रोविंस है, उसका हिस्सा है। ये बात ठीक है कि ये जो कश्मीर के लोग हैं इनका भी एक तबका ये कहता है कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। उमर चीमा साहब अगले दिन सीनियर सहाफी हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी फौज उठा ले तो नरेंद्र मोदी 3 मिनट के अंदर आ जाएगा। तो ये जो सवाल है तार साहब कि ये कश्मीरियों को क्या इस चीज की समझ है, ये किस तरह का फ्यूचर चाहते हैं। और कई लोग, जैश ए मोहम्मद का एक बंदा जो मारा गया सियालकोट पाकिस्तान के अंदर, ये एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट था जो क्रिप्टो करेंसी और इस चीजों की ट्रेनिंग भी लेके आया है अभी इस टाइम पे। 9-10 जुलाई के बीच में रात को ये कहीं जा रहा था एंड इसको आके मतलब 2 अननोन गनमैन ने पता नहीं क्या करा कि ये मरा पाया गया। पता नहीं क्या करा, वो छोड़ दीजिए। रुख एक बार फिर से पुरानी ओर जा रहा है और धीरे धीरे स्वात के कई इलाके ऐसे हैं जहां पे टीटीपी का बोलबाला है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हमारे पड़ोसी देश के अंदर एक ऐसी मिस्टीरियस वेव देखने को मिली है जिसने वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटरनल नेटवर्क्स की नींद उड़ाकर रख दिया है। एक के बाद एक भारत के मोस्ट वांटेड फिगर्स और कई हाई प्रोफाइल मास्टरमाइंड्स को वहां की ज़मीन पर ही अनजान शक्तियों द्वारा टारगेट किया जा रहा है। कई ऐसे बड़े नेटवर्क कमांडर्स जो एक वक्त पर पूरी तरह सुरक्षित माने जाते थे, अब अपनी ही ज़मीन पर सेफ नहीं है। अगर हम पिछले कुछ सालों की लिस्ट पर नज़र डालें तो कई बड़े नाम शामिल हैं जो इन मिस्टीरियस ऑपरेशंस का शिकार हुए हैं। लेकिन मुद्दा सिर्फ इन अनसीन फोर्सेस का नहीं है, बल्कि वहाँ के एक कंप्लीट इंटरनल मैनेजमेंट फेलियर का है। हाल ही में वहाँ की फोर्सेस के टॉप ऑफिशियल्स ने खुद इस बात को ऑफिशियल तौर पर कबूल किया है कि साल 2026 के पहले 7 महीनों में वहाँ 3000 से ज़्यादा मेजर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। ये आंकड़े सिर्फ बताते हैं कि जिस इंस्टेबिलिटी को उन्होंने स्टेट पॉलिसी के तौर पर सपोर्ट किया, वही आज उनके अपने वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। आज हम इन्हीं बदलते हुए जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स की बात करेंगे। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी ISPR के महानिदेशक अहमद शरीफ चौधरी ने शुक्रवार को बताया है कि 2026 में पाकिस्तान में आतंकवाद की 3145 घटनाएं दर्ज हुई हैं। इनमें से 1971 घटनाएं खैबर पख्तूनख्वा में, 1148 बलूचिस्तान में और 26 देश के अन्य हिस्सों में घटनाएं घटित हुई। एक क्लैंपडाउन चल रहा है, एक कल्ट फिगर बनाया जा रहा है आसिम मुनीर को। जो इनडायरेक्टली भी आसिम मुनीर के खिलाफ बात करेगा उसका मुंह तोड़ दो, खत्म कर दो उसको। पाकिस्तान के अंदर से कोई भी चीज जो आसिम मुनीर को कम दिखाती है खत्म करो। अल जजीरा ज्यादा बोल रहा है, बैन करो। और ये हो क्यों रहा है दोस्तों? ये हो इसलिए रहा है क्योंकि आज की सरकार को आपको दिखाना है कि निठल्ली सरकार है। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम चलेगा नहीं। और मोहसिन नकवी जो कि साला है आसिम मुनीर का, वो तो बोल चुका है कि सिस्टम आपका कोलैप्स हो गया है। ही हैज सेड इट। और यही चीज आपकी एक दूसरे तरीके से DGISPR ने बोली है, अहमद शरीफ चौधरी लेफ्टिनेंट जनरल ने यही बात तो बोली है कि ये जो आपका सिस्टम चल रहा है चल नहीं सकता इस तरीके से, आपको बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जितने भी अटैक हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, जिस तरीके से प्रेस फ्रीडम को वहां पे दबाया कुचला जा रहा है, जो कुछ हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें सिर्फ एक, देयर इज ओनली वन मैसेज बिहाइंड ऑल दिस। इसके पीछे सिर्फ एक नैरेटिव है कि आसिम मुनीर एक किस्म का पाकिस्तान के अंदर ही इज द टॉप गाय। आसिम मुनीर के साथ अगर आप कोई भी इख्तलाफात करते हैं या कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है तो आप गद्दार हैं, राइट? और ये जानबूझ के वायलेंस है, होने दो, करने दो। इससे क्या कि साहब ये जो लोकल एजेंसीज है ना, वो काम नहीं कर पा रही।
आपको दिखाना पड़ेगा ना कि भाई अगर आपको एक सुपर स्ट्रक्चर इंपोज करना है करंट स्ट्रक्चर के ऊपर, तो आपको यह दिखाना पड़ेगा कि पुराना स्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है। और यही बात मोहसिन नकवी ने बोली कि कोलैप्स हो चुका है, यही बात डीजीआई स्पेयर ने बोली कि साहब ये तो नहीं चलेगा। तो आप ये चीजें और बढ़ेंगी, आप देख लेना, ये चीजें और बढ़ेंगी, चाहे वो पीओके में हो, चाहे आपके खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे सिंध में हो और जगह हो। यानी कि जब तक आसिम मुनीर फरिश्ता बन के ऊपर से नहीं आता है और पूरे पाकिस्तान को नहीं बचाता है, तब तक स्टोरी यह है कि तब तक ये स्ट्रक्चर नहीं बच पाएगा। उसके लिए आपको आसिम मुनीर चाहिए। दिस इज व्हाट दी जीएचक्यू पीपल आर वांटिंग टू से, और पूरा का पूरा मीडिया इसी में लगा हुआ है। आप देखिए नजम सेठी क्या क्या बोल रहे हैं, आप देखिए नजम सेठी को, आप देखिए बाकी लोगों को, और जो मुंह खोल रहा है आउट। तो ये ग्रैंड स्ट्रेटेजी चल रही है। दिस इज नॉट अबाउट द अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ 14 पीपल इन खैबर पख्तूनख्वा, नहीं, दिस इज अबाउट मच मच मोर। ये बात ठीक है कि ये जो कश्मीर के लोग हैं, इनका भी एक तबका ये कहता है कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। उमर चीमा साहब अगले दिन सीनियर सहाफी हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी फौज उठा ले तो नरेंद्र मोदी 3 मिनट के अंदर आ जाएगा। तो ये जो सवाल है तार साहब कि ये कश्मीरियों को क्या इस चीज की समझ है, ये किस तरह का फ्यूचर चाहते हैं। और कई लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि 370-35A मोदी साहब ने रिवोक कर दिया, और कश्मीरी ये समझते हैं कि पाकिस्तान की अब एबिलिटी नहीं रही कश्मीर कॉज को एड्रेस करने की। तो अगर एबिलिटी नहीं है तो फिर हमें जो गवर्नेंस और फाइनेंशियली हमें स्ट्रांग रहना चाहिए, और हमें अपनी पावर्स हमें मिलनी चाहिए फैसले करने की। ये एक सेंट्रल सवाल है। आप इसको कैसे देखते हैं? और मोदी साहब फौज लेके आ जाएंगे, और अगर पाकिस्तान पीछे हटता है, और डीजीएस बिहार तो कहते हैं हमारा लाडला बच्चा है, इनको जरा तरीके पोले पोले ही हाथ रखना है ना। जी मैं 2 चीजें अर्ज करना चाहूंगा। चलें कश्मीर ठीक है जी, ठीक है, लाडला बेटा ते आ ਜਿਹੜੇ केपीके वाले ने की ने ਉਹ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋ यार। मैंने समझ नहीं आ रही है ना। तो इनको तो बहुत मारते हैं तारड़ साहब। कोई नहीं मारते, मसा हर बच्चे के ज़हन में आज क्या डाला गया। कल मैंने किसी की सुनी है, किसी बच्चे का उसने इंटरव्यू लिया, उसने कहा जी केपीके के अंदर क्या हो रहा है। उसने कहा जी पीटीआई डेवलपमेंट करना चाहती, फेडरल गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही। चीमा साहब जो अल्फाज वो इस्तेमाल फौज के खिलाफ करते हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर, इस्लामाबाद के ऊपर वो यलगार मारते हैं महमूद गजनवी बन के, क्या आप उनको कभी देखा है कि करप्शन के हालात केपीके के अंदर क्या है? तो इसी तरह मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जितना एफर्ट पाकिस्तान इन हथियारों पर चाइना को देकर अपने खर्चे कर रहा है, आपके यहाँ एक्चुअली वो फ्री पता है क्यों बोला जाता है कि आपको इमीडिएटली पैसे नहीं देने हो, थोड़े समय बाद देने होते, और उसके बदले में आप अपनी जमीन गिरवी रख देते हैं कि चलो जी ये है हमारे पास, ये है हमारे पास, ये है। आप एक बात बताइए, वो रेयर अर्थ मटेरियल का वो जो सेल्समैन है, वो अपने आप क्यों नहीं रेयर अर्थ मटेरियल निकाल रहा? आप बताइए, चाइना से अच्छा कोई हो सकता है खुदाई वदाई में, माइंस में? लेकिन नहीं, खुद थोड़ी ना करना है। सो मुझे लगता है सेम गोज कि अगर आप अपने वेपन सिस्टम, जो कि आपके यहाँ ऐसा प्रपोज किया जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है, मैं तो कहता हूं कि हम ये 155 वाला जो हथियार है, ये जो आर्टिलरी गन है, इसे हम फ्यूचर में खुद बनाएंगे। बनाइए ना, कम से कम 2 पैसे तो बचेंगे। कम से कम जैसी रेपुटेशन पूरी दुनिया में है कि चाइनीज माल बोलते ही आपको मालूम है क्या हो जाता है लोगों को, क्या चाइनीज माल है, और ऐसा माना जाता है। और उसका प्रूफ मैंने आपको दिया कि HQ9 अगर एयर डिफेंस सिस्टम इतना बढ़िया था, तो मुझे लगता है आपके एयर स्पेस के अंदर एक जहाज, एक ड्रोन, एक मिसाइल अंदर नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, एक बात तो क्लियर है कि पड़ोसी देश इस वक्त एक मल्टी फ्रंट इंटरनल क्राइसिस फेस कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लगातार बढ़ते क्रिटिकल इंसिडेंट्स और पिछले कुछ महीनों में हुए मैसिव सिक्योरिटी ब्रीचेस इस बात का डायरेक्ट प्रूफ है कि उनका इंटरनल अपैरेटस पूरी तरह से उनके हाथ से निकल चुका है। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि वहाँ की टॉप लीडरशिप अब इन लगातार हो रहे इंसिडेंट्स का सीधा ब्लेम क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स और पड़ोसी मुल्कों पर डाल रही है। ये वही सिस्टम है जिसने पिछले दशकों में ऐसी एक्टिविटीज़ को पीछे से सपोर्ट किया था, और आज वही पॉलिसी इनके लिए एक डेली चैलेंज बन चुकी है। अपनी इंटरनल चैलेंजेस छुपाने के लिए लीडरशिप भले ही कंट्रोल बढ़ाने का दावा करे, लेकिन सच्चाई ये है कि हर दिन औसतन कई लोग वहाँ की हालात की वजह से प्रभावित हो रहे हैं।
दोस्तों, अगर जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वहाँ की ये इंस्टेबिलिटी ना सिर्फ साउथ एशिया बल्कि ग्लोबल फ्रेमवर्क के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है, जहाँ अनसीन एक्टर्स उन्हीं की ज़मीन पर उनका हिसाब चुका रहे हैं। ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है।